अगला सेक्शन है दोस्तों पर्यावरण से संबंधित। इसमें हम लोग पर्यावरण से संबंधित बातें करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो कि हमारे चारों ओर है वे पर्यावरण कहलाते हैं। दोस्तों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की बात करें तो ये 5 जून 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम में ही हुआ था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 1973 ईस्वी मनाया गया, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 ईस्वी को, जबकि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा का एक शहर है, जबकि ओजोन की मात्रा की कमी का मुख्य कारण है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन की मात्रा में कमी आ रही है। इसके बारे में बात करें तो ओजोन परत को CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही नष्ट करता है। इसके बाद में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में, जो कि ब्राजील में है। इसके बाद में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जबकि क्योटो जो कि जापान में क्योटो है तो क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 ईस्वी में, और क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 ईस्वी में। इसके बाद में क्योटो सम्मेलन की बात करें तो क्योटो सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित था, तो क्योटो सम्मेलन संबंधित था दोस्तों वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि से। इसके बाद में विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है, दोस्तों विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान में बढ़ाना ये दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, और पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इसके बाद बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित होता है। इसके बाद बात करें तो वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरितगृह प्रभाव, जिसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण। इसके बाद में बात करें तो हरितगृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो हरितगृह प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस की बात करें तो वह कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। इसके बाद में सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने वर्ष 1824 ईस्वी में की थी। इसके बाद में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 ईस्वी में किया गया, जबकि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 ईस्वी में लागू किया था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, जबकि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली जो राष्ट्रीय एजेंसियां है वह है दोस्तों ग्रीन पीस जो कि एम्स्टर्डम की है। इसके बाद में अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है दोस्तों नागपुर में, और राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में लाया गया था। इसके बाद ही बात करें तो राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा वर्ष 2002 ईस्वी में की गई, और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा वर्ष 2004 ईस्वी में की गई थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 ईस्वी में की गई, और विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, जबकि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों रेड डाटा बुक की बात करें तो रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी के बारे में बात करें तो जीवधारियों तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने वर्ष 1865 ईस्वी में किया था। इसके बाद में बात करें तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। कहने का मतलब है कि रिटर के द्वारा वर्ष 1865 ईस्वी में पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि अर्नेस्ट हैकल के द्वारा वर्ष 1869 ईस्वी में पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद में सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी की बात करें तो वह दोस्तों महासागर जो कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी है। इसके बाद में बात करें तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है या इकोसिस्टम कहलाती है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
टांसले के द्वारा वर्ष 1935 ईस्वी में किया गया था। जबकि पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों सूरज का प्रकाश। कहने का मतलब है कि पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत दोस्तों सूरज का प्रकाश को माना जाता है, जबकि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है दोस्तों पारितंत्र। इसके बाद में पारितंत्र की या पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है। एक है दोस्तों जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जबकि जैविक घटक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों जैविक घटक के अंतर्गत तीन विभाग आते हैं। पहला है उत्पाद, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा है दोस्तों अपघटक। कहने का मतलब है कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से मिलकर ही जैविक घटक का निर्माण होता है। इसके बाद में बात करें तो उत्पादक के द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ का उपयोग करने वाले घटक को उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता 3 प्रकार की, एक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तीसरा तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें दोस्तों तो वैसे जीव जंतु या वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और इसके उदाहरण हो जाएंगे बकरी, गाय और भैंस। कहने का मतलब है कि बकरी, गाय और भैंस ये सब जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे को खाते हैं। इसके बाद में बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता जो कि बकरी, गाय, भैंस है, उसको भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन बनाना ही द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। और द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों भेड़िया, मोर और लोमड़ी, ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता हैं। इसके बाद में बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव जो हैं वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। और वे हैं दोस्तों बाघ, शेर और चीता। इसके बाद में बात करें अर्थात बाघ, शेर और चीता जो हैं वो तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। प्रथम उपभोक्ता की बात करें दोस्तों तो प्रथम उपभोक्ता में बकरी, गाय, भैंस अर्थात जो शाकाहारी हैं, केवल पेड़ पौधे खाते हैं, वे आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में। उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले को द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। और द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण है दोस्तों भेड़िया, मोर और लोमड़ी। जबकि द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाने वाले को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो द्वितीय उपभोक्ता है अर्थात भेड़िया, मोर और लोमड़ी, इसको खाने वाले को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं बाघ, शेर और चीता। इसके बाद में बात करें तो जैविक घटक को भी, इसके बाद हम लोग जैविक को बांटे थे, अब हम लोग अजैविक को बांटेंगे। तो अजैविक घटक को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है दोस्तों कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक जैविक घटक, कार्बनिक अजैविक घटक की बात करें तो उसमें हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन एवं वसा। जबकि कार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा दोस्तों मृदा, जल, वायु और खनिज। ये कार्बनिक जैविक घटक है हाइड्रोजन, प्रोटीन और वसा। जबकि अकार्बनिक जैविक घटक है मृदा, जल, वायु और खनिज। इसके बाद बात करें कि अपघटक कौन होते हैं। अपघटक की बात करें दोस्तों तो अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु, ये सभी अपघटक होते हैं। जबकि सफाई कर्मचारी की बात करें तो सफाई कर्मचारी जो हैं वो अपघटक कहलाते हैं। और एक जीव के द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला बनी होती है। खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से मिलकर ही। कहने का मतलब है कि उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से मिलकर ही खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव है। जबकि इसका अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी पारितंत्र में या किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु ऊर्जा पिरामिड का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद में ऊर्जा पिरामिड जो है वो सदैव सीधा होता है। और सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाई जाती है। दोस्तों ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सबसे अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाई जाती है। इसके बाद में बात करें तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात करें तो यह है भारत में बेंगलुरु में। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले सेक्शन को देखेंगे जो कि प्रदूषण से संबंधित है। दोस्तों इसमें हम लोग प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रदूषण है क्या, प्रदूषण किस चीज़ से होती है, कैसे होती है। फिलहाल अभी इस बुक के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ाई करेंगे तो उसमें हम लोग इन सभी विषयों का, तमाम विषयों का हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। फिलहाल इसके अनुसार हम लोग बात करें तो कह रहा है कि वायु, जल या भूमि में
अनचाहे परिवर्तन जो कि मनुष्य या जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है वह प्रदूषण कहलाता है। कहने का मतलब है कि प्रदूषण एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो कि किसी भी जीव के लिए हानि पहुंचाता है या हानिकारक होता है। और यह बात करें तो वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन तो आदमी चाहता नहीं है प्रदूषण माना, लेकिन अनचाहे परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि परिवर्तन भी दो तरह का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक परिवर्तन से दोस्तों प्रगति होती है जबकि दूसरे परिवर्तन से क्षति होती है। तो वैसा परिवर्तन जिससे क्षति हो और जिससे कि मनुष्य या जीवधारी जो हो प्रभावित हो, वो दुष्प्रभावित हो, तो ऐसे परिवर्तन जो है वो प्रदूषण कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो कि मनुष्य और जीवधारियों के लिए हानिकारक साबित होता है उसे ही प्रदूषण कहते हैं। इसके बाद में बात करें तो मानव जनित प्रदूषण या पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। वे कहलाते हैं दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक या परजैविक। दोस्तों प्रदूषण जो है वो मानव के द्वारा भी किए जाते हैं या फैलाए जाते हैं, तो वैसे प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं या परजैविक प्रदूषण कहते हैं। जबकि जैव विघटित प्रदूषण की बात करें तो जैव विघटित प्रदूषण है दोस्तों वाहित मल और वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग जो है वह है दोस्तों उदर। इसके बाद में उदर अर्थात पेट। इसके बाद में बात करें तो तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है सीसा से। कहने का मतलब है कि सीसा से ही तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है। उसके बाद में एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग है दोस्तों फेफड़ा, अर्थात एस्बेस्टोस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है और पारा से मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके बाद में बात करें तो वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है दोस्तों रक्त धाराओं को, जबकि भूमिगत जल को प्रभावित करने वाले अजैविक प्रदूषक की बात करें तो वह दोस्तों आर्सेनिक। कहने का मतलब है कि आर्सेनिक से ही भूमिगत जल प्रदूषित होता है। दोस्तों जल में आर्सेनिक की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो जल प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद में बात करें तो जल प्रदूषण की माप के लिए या जल प्रदूषण को माप हेतु जांच की जाती है दोस्तों बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन रिमांड के द्वारा। इसके बाद में अगला है कि मानव में रक्त दाब बढ़ करके दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। कहने का मतलब है कि कैडमियम जो है वो एक वायु प्रदूषक है और इसके द्वारा ही मनुष्य में रक्तचाप या रक्त दाब जो है वो बढ़ जाता है और रक्त दाब बढ़ने की वजह से हृदय संबंधित रोग होता है या दिल का दौरा पड़ता है, दिल के संबंधित कोई बीमारी होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो अगला है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है और पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से ही। इसके बाद में बात करें तो पीएम का तात्पर्य क्या है। दोस्तों पीएम के तात्पर्य की बात करें तो पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, जबकि एसपीएम का मतलब होता है दोस्तों सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और वायु प्रदूषक की बात करें तो वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सभी जो हैं ये वायु प्रदूषक है। कहने का मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सभी तत्वों से वायु जो है वो प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद में बात करें तो 3 दिसंबर वर्ष 1984 ईस्वी को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों यह घटना बेहद ही भयानक हुई थी और यह बेहद ही भयावह भी हुई थी। दोस्तों यह घटना जो है वो वहाँ पर स्थित प्रत्येक मनुष्यों के लिए एक अभिशाप साबित हुई थी। बात करें दोस्तों तो 3 दिसंबर 1994 ईस्वी को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस का रिसाव हुआ था वह गैस था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। कहने का मतलब है कि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक गैस का रिसाव हुआ था। और मिनी माता की हम लोग बात करें तो मिनी माता रोग जो है वो पारा युक्त जल से होता है। दोस्तों जिस जल में पारा की मात्रा अधिक हो जाए और उस जल का यदि ग्रहण किया जाए तो उसी से मिनी माता रोग होता है। और मिनी माता रोग जो है वो सबसे पहले जापान में हुआ था। इसके बाद में हम लोग बात करें तो इसके बाद में अगला पॉइंट है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। दोस्तों नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से ही की जाती है। इसके बाद में सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। दोस्तों सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। इसके बाद में
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो ये दिल्ली में है, अर्थात दिल्ली में ही केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। इसके बाद में बात करें तो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो वर्ष 1974 ईस्वी में बना था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि वाहनों से निकलने वाले धुओं में क्या पाया जाता है। दोस्तों वाहन से जो धुआं निकलता है उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा ये दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद में बात आती है दोस्तों कल कारखानों के बारे में। तो कल कारखानों से भी काफ़ी मात्रा में धुआं निकलता है और उस धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, CO2 मिलता है। कहने का मतलब है कि कारखानों से जो धुएं निकलती है उसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। और अम्ल वर्षा की बात करें तो अम्ल वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिश्रण है। कहने का मतलब है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो अम्ल वर्षा होती है। इसके बाद में बात करें तो अम्ल वर्षा के रूप में अम्ल जो है वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में। जबकि DDT की बात करें तो DDT जो है वह है दोस्तों एक अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। और संगमरमर की बात करें तो संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि कौन पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से ही संगमरमर जो है वो क्षति हो जाती है या संगमरमर की क्षति होती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐतिहासिक इमारत हो, अगर वो संगमरमर से बना हो तो उसको हानि पहुंचाया जा सकता है दोस्तों केवल सल्फर डाइऑक्साइड से ही। इसके बाद में ग्रीन मफलर किस चीज़ से संबंधित है। दोस्तों ग्रीन मफलर की बात करें तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जबकि चावल के खेतों से निकलने वाले जो प्रदूषक की बात करें तो चावल के खेतों से या धान की खेतों से दोस्तों मीथेन गैस निकलता है। इसके बाद में दोस्तों